देखिए नेक्स्ट है वही एपिडर्मिस की जो परत होती है, समझो कि एक पत्ती है पौधे की, और इस पत्ती पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों ही तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों ही तरफ किसका आवरण होता है? एपिडर्मिस का। और इसी अगर मैं छोटा सा भाग लूं, इसको जूम करूं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे दिखाई देगा कि जो कोशिका है वह एक दूसरे से ऐसी सटी हुई दिखाई देगी, और इन्हीं सटी हुई कोशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या मिलेंगे आपको? छोटे छोटे छिद्र मिलेंगे। और अगर नीचे का आवरण देखोगे तो नीचे भी ऐसा ही कुछ होगा कि कोशिका की परत होगी, और जिसे हम क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। हो सकता है ऊपर भी छिद्र हो, तो जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं छिद्रों को, किसमें? एपिडर्मिस की परत पर जो छिद्र पाए जाते हैं उन छिद्रों को एक नाम दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं। तो ये वृक्क के आकार की कोशिका कहाँ देखने को मिलेगी? कि ये छेद है, यहीं पर आपको ऐसी कोशिका दिखाई देगी। और इसको अगर मैं जूम करूं तो कुछ ऐसी वाली किडनी जैसी आकार की, और ये बीच में तो छिद्र है, ठीक है। और ये जो कोशिका है इन्हें हम गार्ड सेल के नाम से जानते हैं, कि जो छिद्र के आसपास जो किडनी जैसी शेप की कोशिका होती है उन कोशिका को क्या कहते हैं? तो उन कोशिका को क्या कहते हैं? रक्षी कोशिका या गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। कोशिका घेरे रहती है और जिन्हें क्या कहा जाता है? रक्षी कोशिका कहती है। और यही कोशिका छिद्र को खुलना और बंद होना, कि भैया ज्यादा से ज्यादा गैस नहीं चाहिए, ऑक्सीजन का काम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, तो छिद्र को बंद करने का और छिद्र को खोलने का काम किसका होता है? तो इन गार्ड सेल या रक्षी कोशिका का ही होता है। क्लियर है कि रक्षी कोशिका क्या कार्य करती है? तो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का जो कार्य है वो जिम्मा किसने ले रखा है? रक्षी कोशिका ने। नेक्स्ट चलते हैं, यह गैसों का, तो जो स्टोमेटा होता है इसका मुख्य कार्य यही कि गैसों का आदान प्रदान भी के लिए आवश्यक होता है। एक और चीज, इस छिद्रों से जो छिद्र है, समझो कि ऊपर और नीचे की लेयर, और यहाँ पर क्या है? एक छिद्र है, और यह छिद्र जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही का आना जाना करे, कि गैसों का ही स्थानांतरण करे। अगर यहाँ पर अधिक गर्मी हुई इस पत्ती पर, तो जल वाष्प के रूप में भी तो उड़ सकता है, उड़ता ही है। पत्तियां मुरझा जाती है, हाँ पीली हो जाती, पीली तो जब होगी जब वो पूरी सूख जाएगी, लेकिन मुरझा तो जाती है, मतलब इवोपरेशन रेट बढ़ जाती है। तो वो कहाँ से बढ़ती है? तो इस रंध्र से ही क्या होता है? जल जो है वाष्प बनकर उड़ता है। तो स्टोमेटा द्वारा एक और चीज होता है, वाष्पोत्सर्जन भी होता है, और इसका एक टर्म है इंग्लिश में जिसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? इवोपरेशन ना कहकर क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। ये पानी की हानि वेपर के रूप में जब होती है और वो भी पौधों के द्वारा होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। मरुस्थलीय पौधों में बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन, ये याद रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधों में जल की हानि को रोकने के लिए क्या अलग से मॉडिफिकेशन हुआ है? तो हाँ हुआ है, उनके लिए एक अनुकूलन है कि इसी एपिडर्मिस की दीवार पर क्या किया जाता है? एक आवरण, रसायन बिछा दिया जाता है। और किसका आवरण बिछाया जाता है? क्यूटिन का, जो जल अवरोधक होता है, रासायनिक पदार्थ होता है जो जल हानि को रोकता है। क्योंकि मरुस्थल में पानी नहीं गिरता, कम गिरता है, तो पौधा जो भी अंदर से पानी लाता है अगर अवरोधक नहीं हुआ तो सारा इवोपरेट हो जाएगा, क्योंकि वहां गर्मी भी ज्यादा है। तो उस इवोपरेशन को बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? क्यूटिन की चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, वृक्ष की आयु बढ़ने के साथ साथ बाह्य ऊतकों में परिवर्तन होकर किसका निर्माण होने लगता है? छाल का। नन्हे पौधे में छाल नहीं होती जब वो उगता है धीरे, लेकिन जैसे जैसे वो आयु के साथ बढ़ता है तो वैसे वैसे उसके चारों ओर क्या होने लगती है? छाल का निर्माण होने लगता है। इन्हीं छालों की भित्ति पर एक चीज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सुबेरियम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे पानी बहुत सारा गिरता है पौधे पर भी, जैसे बारिश में, तो हम तो चलो घरों में छिप जाते हैं, बाहर भी रहते, तो हमारी त्वचा ऐसा नहीं कि पानी गिरा तो पानी सोख लिया। तो पौधे भी अगर पानी उन्हीं पर गिरता रहता है तो पौधे भी मोटे हो सकते हैं। सूखी लकड़ी अगर बारिश में पड़ी भीग जाती है तो वो मोटी हो जाती है। तो क्या जो पौधा खड़ा है वो पौधा भी, पानी तो उस पर भी गिर रहा है तो वो भी मोटा हो रहा है? होता है? नहीं होता। तो ऐसा क्या होता है? वो छाल पानी क्यों नहीं लेगी?
तो उसी छाल में एक आवरण होता है, किसका होता है? सुबेरिन रसायन का, जो इन छालों को हवा और पानी के लिए क्या करता है? अभेद बनाता है। मतलब उसमें यूं आप पानी कितना भी छिड़को, आप उसको, वो पानी नहीं सोखेगा। जहां से उसे पानी लेना है, मतलब जल पानी सोख रही है, वहीं तक काफी है। बाहर से पानी, और क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस पर किसका आवरण चढ़ा होता है? सुबेरिन का आवरण चढ़ा होता है। उसी के साथ कुछ और भी पॉइंट है कि रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, ये तो सबको पता है कि अधात्री वाले भाग को। तथा प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हो सकती है? तो लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका तथा प्लेटलेट्स निलंबित होती है। फिर पेरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहते हैं, ये पहले ही बता दिया। एक और चीज आई है, उसमें हरित लवक भी पाए जाते हैं और इसी के कारण इसे एक और नाम दिया है, क्लोरेन। देखो, एक कोलेनकाइमा अलग है, ये है कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन यहाँ पर क्या है? क्लोरेनकाइमा। और ये कौन सा है? कोलेनकाइमा। और ये नाम कहाँ से आया है? तो नाम सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट। और बस कि आपका जो पेरेनकाइमा है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के पाए जाने के कारण उसका एक और नाम हो गया, क्लोरेनकाइमा। अब थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लिया जाए, है ना? पहला क्वेश्चन है आपके, कोर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा होती है? सुबेरिन। और ये अभी बताया है, सुबेरिन के कारण। अच्छा, मुझे इसके साथ ये चीजें भी बता दो कि लिग्निन, रेजिन और टेनिन। तो लिग्निन तो आपको पता है कि कोशिका भित्ति में पाया जाता है और इसी के कारण पौधा क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है। और ये दोनों ही ग्रंथिल ऊतक के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। पौधों से अलग प्रोडक्ट अगर हमें प्राप्त करना है, रबर बनाना है, रबर भी, तो वहाँ ये रेजिन और टेनिन का क्या करते हैं? कुछ विशिष्ट ऊतक होते हैं जो पौधों में इनका क्या करते हैं? स्त्रावण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिख रहा है? निम्न में कौन विकल्प अंतर्वृष्टि ऊतक के लिए सही है? पहला है आपका, घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, पत्तियों के आधार पर पाए जाते हैं, टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं, या सभी? हाँ भैया, लास्ट वाले। हाँ, ये टोपी उतार दी जिसने। पहला, घास के पर्व के ऊपर पाए जाते हैं? नहीं। पत्तियों के आधार पर पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। अंतर्वृष्टि, हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंटरकेलरी। सभी, ये दीदी ने सही बोला है, सभी। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ही इसलिए लाए आपके लिए, घास के पर्व, पर्व मतलब नोड होता है, तो वहां मिलेगा ही मिलेगा, पहली चीज। पत्तियों के आधार पर, तो ये जब अभी मैंने पॉइंट पढ़ाए थे वहां पर लिखा था ये चीज, पर शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तीसरा, टहनी के पर्व, तो पर्व तो यहाँ भी आ गया, तो दो में तो पर्व ही लिखा है, मतलब दो ऑप्शन हो नहीं सकते क्योंकि सभी लिखा है, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सभी। ये तो बता ही दोगे आप फटाफट, कौन सा? एपिथेलियम। 5 क्वेश्चन तो करवा दें। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण एपिथेलियल ऊतक का होता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक। घनाकार एपिथेलियम, पक्षमाप एपिथेलियल, वसी ऊतक या कंकाल ऊतक? पक्षमाप, यही वाला सही है आपका। नेक्स्ट देखिए, मृदुतक की कोशिका के बीच पाए जाते हैं। अंतरकोशिकीय स्थान, सुबेरिन, लिग्निन या तंतु? अंतरकोशिकीय स्थान। और ये देखा भी होगा ऐसे कुछ, ये कोशिका है तो इनके बीच का जो खाली जगह है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अंतरकोशिकीय
स्थान। नेक्स्ट देखिए, जिस मृदुतक की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं, ये वाला, ये पर्णहरित। नेक्स्ट देखिए, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा। ये पढ़ाया भी है कि कड़क कवच को बनाने वाला कौन है, स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट देखिए, ट्रेकिड्स पाए जाते हैं जाइलम। हाँ, ये अभी अभी ताजा है इसलिए सबको याद है। पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती, मृदु ऊतक। ये तो डेड सेल है, शीर्षक, क्योंकि शीर्ष पे और दोनों की जड़ों के और तनों के शीर्ष पर जो ऊतक पाया जाता है वो कौन सा है, शीर्षक। और यही स्वाभाविक है कि यही क्या करेगा, लंबाई भी बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पौधे की मोटाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती, मोटाई बढ़ानी है। अच्छा, ये पार्ट थोड़ा सा रोकूंगी मैं। ये तो मोटाई हो गई, ये क्या करता है, ये लंबाई करता है। तो इसका भी बता दो, ये क्या करता है, चौड़ाई तो हो गया ना। ये जो पत्तियां या नोड निकलती है वो निकालने का काम किसका, इसका। और इसका काम क्या है, जल का संवहन। ठीक, पेरेनकाइमा ऊतक है, सरल, जटिल, विभेद्योतक या कोई नहीं, सरल। विभाजन की क्षमता होती है, मेरिस्टेमेटिक, स्थायी ऊतक, सरल, स्थायी या सभी में। मैंने थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया यहाँ पर फर्स्ट। हाँ, क्योंकि इसका एक और नाम है आपका, हाँ, विभेद्योतक ऊतक। अगर मैं ये लिख देती तो आप आसानी से इस पर टिक लगा देते, और अभी भी लगा ही रहे हो वैसे। ठीक है, किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन की बनी होती है, ये थोड़ा सा गलत है, बनी होती है, मृदु ऊतक, स्थूलकोणतक, स्क्लेरेनकाइमा, विभेद्योतक। स्थूलकोणतक देखो तीन था आपका, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीन थी। जो पेरेनकाइमा था उसकी भित्ति सेलुलोज की बनी थी, कोलेनकाइमा पेक्टिन का बना था, और स्क्लेरेनकाइमा आपका लिग्निन का बना था। तो ई सी ही आएगा। और गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है, इनमें से किस पौधे में एरेनकाइमा पाया जाता है, मरुभूमि पौधे, चट्टानी पौधे, लवण युक्त वातावरण, जल में प्लवन। और प्लवन का मतलब फ्लोट करना होता है इंग्लिश में भी। बस लास्ट, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है, जाइलम ऊतक, स्थूलकोण ऊतक, फ्लोएम ऊतक या कार्प कोशिका। ये थोड़ी देर पहले बताया था सुबेरिन। इसका सही आंसर बता दे मुझे कि सुबेरिन कहाँ मिलेगा। तभी बोला था कि पेड़ पे कितना ही पानी गिर जाए वो फूलता नहीं है, मतलब जीवित पे। तो कहाँ मिलेगा, जाइलम में, स्थूलकोण में, फ्लोएम में या कार्प कोशिका में। देखो एक चीज और, जो छाल होती है उसे ही हम कार्प कहते हैं। जो रॉबर्ट आपका हुक है, वहां से भी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी तो छाल में की थी। आंसर ठीक, इसको ऑफ भी कर दें।